हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या है। चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स का 10th क्लास का। तो उसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो वो क्या होती है, तो सबसे पहले मैं उसको समझाने के पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, कोई भी दो नंबर है, जैसे एक है मेरे पास 24 और एक है 15। अब ये दोनों नंबर्स का क्या करना है मुझे, ये सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये दोनों में ग्रेटर कौन है। ग्रेटर मतलब बड़ा कौन है। तो ऑब्वियस सी बात है 24 बड़ा होगा, 15 छोटा होगा। तो जो छोटे वाला नंबर है वो बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेगा। हमेशा ऐसे ही होता है कि ये 15 ही इसको डिवाइड कर सकता है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करवाएंगे। ये रफ का काम मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि ऐसा आपको हर बार नहीं करना है, बट ये फर्स्ट टाइम है। तो 15 वन जा 15, 15 टू जा 30 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, अपने को कम रखना है वन टाइम। फिर इसको माइनस करना पड़ेगा, ये काम सब आता होगा आपको, है ना। तो ये कितना बचेगा 9 और तो मैंने 15 से डिवाइड किया कि इसको 24 को, है ना। तो क्या आया, वन टाइम डिवाइड हुआ और रिमेनिंग कितना बचा 9। तो अब मैं 24 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 24 इज इक्वल टू 9। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 24 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 24 इज इक्वल टू जिससे डिवाइड किया वो किससे डिवाइड किया मैंने 15 से, मल्टीप्लाई कितनी बार उसका पहाड़ा बोला मैंने, कितनी बार डिवाइड हुआ, कोसेंट कितना आया 1 और रिमेनिंग कितना आया 9। तो ये फर्स्ट टाइम। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 24 आएगा, मतलब 24 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है। अब अगली स्टेप में क्या करूंगा मैं कि ये जो 15 है ये कहाँ आ जाएगा आगे, मतलब आप 15 और जो रिमेनिंग बचा है उन दोनों, वो दो मुझे क्या मिल गए, पूर्णांक मिल गए। तो उन दोनों में आप मुझे डिवाइड करना रहेगा, किसमें किसमें, 15 और 9। तो अब इन दोनों में, तो ये 15 और 9, तो 15 और 9 में भी पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि 15 और 9 में ग्रेटर कौन है। तो कौन रहेगा, 15 रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 15 उठ के आ जाएगा इधर, तो ये आ गया 15 इज इक्वल टू, फिर आप 15 को किससे डिवाइड करूंगा 9 से, ठीक है। अब 15 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 हो जा 9 टू जा 18 होता है, तो 15 से ग्रेटर हो जाएगा। तो 2 टाइम नहीं लेंगे, 1 टाइम लेंगे, तो 9 हो जा 9। अब मुझे लाना था 15, मैं लेके कितना आया, सिर्फ 9 लेके आया, तो कुछ रिमेनिंग बचा होगा, बिल्कुल बचा होगा। तो कितना रिमेनिंग बचा 6, क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड स्टेप हो गई, थर्ड स्टेप। अब मुझे क्या करना है वापस से, अब ये 9 और 6 ये दो इंटीजर मिल गए मुझे। तो अब इन दोनों इंटीजर का मुझे डिवीजन करना पड़ेगा, किसका किसका, 9 का और 6 का। तो उसमें भी पहले 9 और 6 को डिवाइड करने के पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों में ग्रेटर कौन 9 है। तो 9 उठ के आएगा इक्वल टू के इधर, तो ये आ गया 9 इक्वल टू के इधर इज इक्वल टू 6। अब मुझे 6 की टेबल ऐसी बोलनी है कि 9 आ जाएगा 9 से लेस, तो 6 बन जा 6 वन टाइम। और रिमेनिंग कुछ बचेगा, कितना रिमेनिंग बचेगा 3, क्योंकि मुझे लाना था 9, मैं लेके कितना आया 6, तो 3 रिमेनिंग बचा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, किसको किसको करेंगे, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 6 को लेंगे और 3 को लेंगे, 6 कहाँ आ जाएगा इक्वल टू के इधर, फिर इक्वल टू के इधर कौन आएगा 6 और 3। इन दोनों में भी हमें यह पहले पता करना पड़ेगा कि ग्रेटर कौन है। हमेशा ग्रेटर नंबर आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में और स्मॉल नंबर आएगा या छोटा नंबर आएगा राइट हैंड साइड में। तो इधर आएगा 3। अब 3 की टेबल ऐसा बोलना है कि 6 आ जाएगी, हाउ मेनी टाइम, 2 टाइम में आ जाएगा 6। फिर रिमाइंडर कुछ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, कितना 0। तो ऐसे ये प्रोसेस करते जाना है, कब तक करते जाना है, जब तक का 0 नहीं आ जाता है। तो देखो अब ये 0 आ गया, तो अपने ये जो प्रोसेस अपन कर रहे थे इसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, यहीं पे रोकना पड़ेगा। फिर रोकने के बाद क्या करना पड़ेगा कि जिस भी स्टेप में 0 आया है और जिससे डिवाइड करने पे 0 आया, तो अभी यहाँ पे मैंने किसी से डिवाइड किया होगा, किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, किसको किया 6 को। तो ये जो 3 जिससे डिवाइड करने पर 0 मिलता है वही आपका रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF।
इसको क्या कहते हैं, HCF। तो HCF कितना आया, 3। अब ये HCF 3 किसका आया, दो पॉजिटिव इंटीजर का, किसका किसका, 24 और 15 का, इन दोनों का HCF कितना मिला मुझे, 3। और ये कैसे मिला मुझे, ये प्रोसेस करने पर, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। 0 आता है तो वहाँ रुक जाना है, वहाँ पे हम लोगों को HCF मिल जाएगा। तो HCF कितना मिला मुझे, 3। अब आगे बढ़िए। तो यही काम मुझे क्या करना है, यही काम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है। तो वो कैसे है, देखो यहाँ पे हर बार अलग अलग नंबर मिल रहा है। सपोज मैंने दो इंटीजर लेट किए हैं, ये A है और ये B है। फिर अगले स्टेप में तो A को डिवाइड किया B ने, तो ये इतनी टाइम उसको डिवाइड किया और ये रिमेनिंग आया, तो ये A और B है। ये अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, तो ये जो है ये आपका कहलाएगा डिविडेंड, डिविडेंड, और ये आपका कहलाएगा डिविजर, और ये आपका कहलाएगा कोसेंट, ये आपका कहलाएगा कोसेंट, और ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर। हिंदी में भी लिख देता हूं, इसको कहेंगे भाज्य, इसको कहेंगे भाजक, इसको कहेंगे भागफल, और इसको कहेंगे शेषफल। तो देखिए बच्चों, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो यही का यही ये काम यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेयिका होती है उसमें आता है। तो उसका क्या हो जाएगा, डिविडेंड भाज्य को कहेंगे, क्योंकि ये भाज्य और भाजक ये दो नंबर ही रहेंगे। तो ये एक नंबर को जो भाज्य रहेगा उसको मैंने नाम दिया A इज इक्वल टू B, मल्टीप्लाई में आएगा कोसेंट मतलब भागफल, तो ये आ गया। कोसेंट को Q से रिप्रेजेंट किया या लिखा मैंने, फिर प्लस में आएगा आपका रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो रिमाइंडर का मैंने R लिया। अब अगली स्टेप में मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। इतना समझ में आया, ये कहाँ से आया, क्या आया, ये मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि A और B क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अलग अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो R रहेगा वो कभी भी 0 से छोटा नहीं रहेगा, या तो 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा, और किससे छोटा रहेगा, B से। ये इसकी कंडीशंस है, ठीक है। अब ये भी मैं समझा देता हूँ कि कैसे छोटा रहेगा। जैसे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो 9 आया है, ये 9 ये 15 से छोटा है, इससे लेस है ना, तो इससे लेस ही रहेगा। सपोज यहाँ पे 18 आ जाता तो 15 की टेबल बोल के मैं 15 × 15 वन टाइम में बोल सकता था, तो वो डिवाइड हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये हमेशा जो रहेगा, ये रिमाइंडर, ये जो डिवाइजर है उससे लेस रहेगा। 0 भी आ सकता है, ये वाली स्टेप में 0 आया। अब इसको ऐसा रिप्रेजेंट, ऐसा सिंप्लीफाई करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, और इससे तो हमेशा कम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इससे अगर ज्यादा हुआ तो इसका टेबल फिर से मैं बोल के उसको सॉल्व कर सकता हूँ, डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये इससे कम रहेगा। तो ये आपकी क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम काफी यूजफुल प्रमेय है, प्रमेयिका है। तो उसका थोड़ा थ्योरी भी मैं लिख रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इंग्लिश में इसको कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।
यह लेना, यह प्रमेयिका या यह लेमा, यह प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए उपयोग किया जाता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा का या यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करने के लिए धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसमें एक चीज यह भी ध्यान रखना पड़ती है कि दोनों में पहले ये कंपेयर आपको करना पड़ेगा कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है, ठीक है। हमेशा जो ग्रेटर नंबर रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, जो स्मॉल रहेगा वो राइट हैंड साइड आएगा, फिर वो उसकी टेबल बोलते जाना है। तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, A = BQ + R। यहाँ पे ये क्या है आपका डिविडेंड है, ये डिविजर है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो ये आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेयिका हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन है अपना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, या फिर क्वेश्चन आप लिख लेना, मैं बता देता हूँ कि कहाँ से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये है अपना एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन है, लिख लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपना, हाँ यहाँ पे दो इंटीजर दिए हुए हैं 135 और 225। ये दो पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ बिल्कुल है पॉजिटिव इंटीजर। इनका जो HCF फाइंड करना है वो भी किसकी हेल्प से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हमें फाइंड करना है इन दोनों का HCF। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम मैंने क्या सिखाया था, इन दोनों नंबर में पहले ग्रेटर नंबर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 225, ये ग्रेटर है और ये लेस नंबर है। ये दो नंबर पता चल गए। हाँ, उसके बाद हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है, मैं एक बार लिख देता हूं। A = BQ + R 0 < R < B। तो यहाँ पे A और B, एक सबसे पहला काम आपको ग्रेटर और लेस नंबर पता करना है। उसके बाद में जो ग्रेटर नंबर रहेगा वो हमेशा A रहेगा। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225 = B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि दो नंबर दिए हैं तो ये दो नंबर से पता कर सकते हैं। कोसेंट और रिमाइंडर ये तो अपने
बिल्कुल आसान है, ये तो हम पता कर सकते हैं। ए और बी में ही आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ए और बी कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो ग्रेटर नंबर रहेगा वो हमेशा आपका ए रहेगा, और जो स्मॉल नंबर रहेगा वो हमेशा आपका बी रहेगा। तो ये मैंने लिख दिया है, और ए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है आपको, तो ये लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है कि जो ग्रेटर नंबर है उसको डिवाइड करना है, किससे? स्मॉल नंबर। तो ये 225 को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 135। अब 135 की ऐसी टेबल बोलना है कि 225 आ जाए या उससे लेस, तो 1 टाइम में। 2 टाइम में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? 2 टाइम में हो जाएगा 270, जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा। ओके, तो 1 टाइम में, तो 1 टाइम में कितना आएगा? 135। फिर इसको माइनस करो, 5 में से 5 जाएगा तो 0, ये 2 में से 3 नहीं जाएगा तो ये बनेगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 9। देखो रिमाइंडर कितना आया? 90। कोसेंट कितना आया? 1, मतलब एक बार भाग गया है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 135 मल्टीप्लाई में कोसेंट आएगा, कोसेंट कितना है? 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया? 90। यहां तक समझ में आया क्या? ये फर्स्ट स्टेप है, ये ध्यान से समझना। आगे का आप खुद भी कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिप्लाई कर रहा हूं कि 225 को राइट हैंड लिखना है, 135 को 225 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, 135 को राइट हैंड साइड में लिखना है। उसके बाद डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं करना है, और जो रिमाइंडर आएगा उसको प्लस में लिखना है। तो ये फर्स्ट आपका हो गया, फर्स्ट स्टेप या प्रथम चरण। फिर यह लिखना पड़ेगा चूंकि शेषफल, ये 90 क्या है? शेषफल है। चूंकि शेषफल 90 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया है ना, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो अब मुझे ए की जरूरत पड़ेगी और बी की। तो यहाँ पे तो 90 मिला है, तो हर बार आपका क्या रहेगा कि जो बी रहेगा अगली स्टेप में, जैसे रिमाइंडर यहाँ कुछ मिला है तो वो रिमाइंडर हमेशा आपका बी का काम करेगा। तो बी इज इक्वल टू, या बी बराबर हो जाएगा आपका, पहले तो बी पता कर लीजिए, तो बी हो जाएगा आपका 90। अब ए की जरूरत है, तो देखो ये 25 को तो मैंने डिवाइड कर दिया है, तो इसका काम तो खत्म हो गया। तो जो आपका बी रहेगा वो आपका बन जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 135। अब इन दो नंबर्स पे वापस से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो 135 इज इक्वल टू 90। अब 90 की टेबल ऐसी बोलनी है कि 135 आ जाए या 135 से लेस, तो 1 टाइम में जाएगा। प्लस कुछ रिमाइंडर बचेगा, मुझे लाना था 135 में लेके आया 90, तो कुछ रिमेनिंग बचा। कितना बचा रिमेनिंग? 45 रिमेनिंग बचा, 45। अब ये दो नंबर पे वापस देखो यहाँ लिखना पड़ेगा, ये आपकी सेकेंड स्टेप हो गई है। थर्ड स्टेप में चूंकि शेषफल 45 नॉट इक्वल टू 0, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, हाँ, तो यहां पे जो रिमाइंडर रहेगा वो हमेशा बी का काम करेगा। तो बी आपका आ गया 45, और ए जो बी का काम कर रहा है तो वो बन जाएगा ए। यहाँ पे ये बी का काम कर रहा है तो ये बन जाएगा ए इज इक्वल टू 90। वापस से ए और बी मिल गया है, वापस से आपको यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वापस से लगानी है। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये मुझे रफ करना पड़ेगा।
तो ए हो जाएगा आपका 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई, आप 45 से डिवाइड करना है 90 को, तो कितनी बार इसका टेबल बोलना पड़ेगा? 2 टाइम में। तो 2 टाइम में 45 दूना 90 होता है, तो 90 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। देखो 0 आ गया, बस 0 पे आके आपकी प्रोसेस को रोक देना है। चूंकि शेषफल 0, 0 प्राप्त होता है, तो यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब हमें तो एचसीएफ बताना, तो एचसीएफ कब बता पाएंगे? जब 0 आ जाएगा। तो जिस भी स्टेप में आपको 0 मिलेगा, वो उसी स्टेप में जो बी रहेगा वो आपका एचसीएफ रहेगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी? 45 और ए की वैल्यू कितनी थी? 90। अतः एचसीएफ किसका 135 और 225, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया? 45। ये अपना आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और कॉपी में नोट करते जाना। इस एल्गोरिदम की सहायता से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर दिए हैं तो उनका एचसीएफ फाइंड करना रहता है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? 2 नंबर हमेशा दिए रहेंगे, दोनों नंबर में एक नंबर आपका छोटा रहेगा, एक नंबर आपका बड़ा रहेगा, एक नंबर ग्रेटर रहेगा, एक नंबर स्मॉल रहेगा। तो जो ग्रेटर नंबर रहेगा उसको आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा होगा आपको, और ये मेरा राइट हैंड साइड है। और जो छोटा नंबर रहेगा वो आपको लिखना है राइट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होती है उसमें जो आपका डिवीजर रहता है वो इधर ही आता है, क्योंकि डिवीजर और कोसेंट, भागफल और भाजक, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में रहते हैं। ठीक है, ऐसे करते जाना है। शेषफल जब तक 0 नहीं आता है प्रोसेस करती जानी है। जब भी 0 आ जाएगा शेषफल में, वहां जाके आपको रुक जाना है, प्रोसेस को रोक देना है। तो वो प्रोसेस को में रुकने के बाद में जो आपका बी रहेगा, जो भाजक रहेगा, वही आपका क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो ये वाली स्टेप में भाजक, मेरा भाज्य क्या था? 90, भाजक क्या था? 45। तो ये 45 आपका एचसीएफ, ये आपका आंसर है। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले हमने क्या सिद्ध किया था? √2 या √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा हमने प्रूव कर चुके हैं। अब इसको भी मैं प्रूव करना सिखाता हूँ, कैसे करेंगे।
तो अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑपोजिट ले लेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है, अपरिमेय, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ परिमेय लेट करेंगे। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या किस फॉर्म की होगी, a/b है। तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b, b नॉट इक्वल टू 0, जहां a और b सह-अभाज्य गुणनखंड है, सह-अभाज्य गुणनखंड है। सह-अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है, ये मैं पहले बता चुका हूं। अब आगे बढ़ो, तो हम अब क्या करेंगे, देखो ये a/b लिखा हुआ है, तब भी ये एक परिमेय संख्या है। 1/b लिखा हुआ है, तब भी परिमेय संख्या है, और b/a भी कर दूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, इसको पलटा दूंगा, तब भी ये परिमेय संख्या ही रहेगी। तो जब मैं इसको पलटाने जाऊंगा तो इधर भी मुझे पलटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे, जैसे दो साइड रहती है ना, जैसे तराजू आपने देखी होगी, तो ये तराजू की दो साइड, तो इधर अगर मैं वेट रखूंगा तो ये नीचे जाएगा, फिर इधर भी मुझे वेट रखना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जैसा कैसे इधर से अगर वेट मैंने सपोज इससे हटा लिया, मैंने 1 किलो वेट हटा लिया है, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये हल्का हो गया, तो इधर से भी हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये दो साइड होती है, तो दोनों साइड में अगर एक साइड अपन इधर की साइड कुछ करते हैं तो दूसरी साइड में भी हमें वो सेम काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी दो साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं राइट हैंड साइड को पलटा रहा हूँ, उसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, मतलब a/b लिखा हुआ है, तो इसको b/a कर रहा हूँ, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो इधर दोनों पक्षों को मैं उलट गुना कर देता हूँ। चाहो तो आप लोगों को लिखना हो तो लिख लेना, क्या लिखना है तो आप लोग लिख लेना, मैं बोल देता हूँ कि दोनों पक्षों का उलट गुना करने पर, मतलब दोनों पक्षों को मैं पलटा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से ये लाइन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो पेंसिल से चाहे तो इधर साइड में लिख लेना। क्या लिखना है, दोनों पक्षों का उलट गुना करने पर, तो दोनों पक्षों का कर देता हूँ। ये वर्गमूल 2 ऊपर आ गया और बटे में 1 आ गया, ये b ऊपर चले गया, a नीचे आ गया। अब बटे में 1 लिखो कि नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आप क्या बन गया है, √2 इज इक्वल टू b/a, और ये b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि दो साइड होती है, अब एक साइड एक परिमेय संख्या है तो दूसरी साइड भी परिमेय संख्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इक्वल टू का साइन का मतलब ही ये होता है कि दोनों बिल्कुल सेम है। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी। और हम पहले बता चुके हैं, √3 वाला मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि जो अंडर रूट के अंदर अभाज्य संख्या रहती है, ये जो संख्या रहती है ये अपरिमेय होती है। तो जैसे √3 अपरिमेय है तो √2 भी क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। तो या फिर इसको कर देता हूं मैं, हाँ आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग मतलब दोनों पक्षों का वर्ग किया मैंने, तो ये √2 का वर्ग किया, इधर b/a का भी वर्ग करना पड़ेगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको अच्छे से। अब ये वर्ग मैंने किया तो ये स्क्वायर अंडर रूट को हटा देगा, ये स्क्वायर जो पावर 2 है ये अंडर रूट को हटा देगा, तो यहाँ से कितना रिमेनिंग बचेगा, ओनली 2, और ये जो पावर 2 है ये b की भी पावर 2 कर देगा और a की भी पावर 2 कर देगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, भैया ये दिखाई दे रहा, ये यहाँ पे लिखूंगा, लिख दो, दिख जाएगा वहाँ, देख लो। नहीं दिखेगा, सॉरी। उठी जाओ कहीं नहीं काट बस ये, हाँ रहने दो। ये इधर का सहभाज्य गुणनखंड में दिख रहा है ना, क्या मेरा ध्यान क्या
हो नीचे मत पण निरीक्षण तो यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद का मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। अपना है 2 इजिकल टू बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। अब मैं इनको इंटरचेंज कर रहा हूँ, 2 इधर आ जाएगा, ए स्क्वेयर इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वेयर इजिकल टू हो जाएगा बी स्क्वेयर डिवाइड में 2। अब ये 2 का क्या काम है, बी स्क्वेयर को ये डिवाइड करेगा, कोई भी संख्या डिवाइड में रहती है तो 2 बी स्क्वेयर को विभाजित करता है तो 2 या 2 बी को भी विभाजित करेगा। अब बी 2 किसको विभाजित करेगा, बी को, तो इसको करवाओ। ये बी को कौन विभाजित कर रहा है, 2। जब इसको विभाजित में करवाऊंगा तो कोई एक नंबर मिलेगा, जैसे मान लो कि b की वैल्यू आ गई 4। अब 4 को कौन विभाजित करेगा, जो डिवाइड में लिखा होगा, तो 4 को डिवाइड कौन करेगा, 2। तो 2 4 को डिवाइड करेगा, तो कितनी बार करेगा, 2 टाइम करेगा, तो एक नंबर मिला मुझे 2, तो वो कांस्टेंट नंबर है, तो उसको नाम दे दिया मैंने c। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा c। यहां तक क्लियर है क्या। और इसको क्वेश्चन हम इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं, यहाँ तक आप लिख लीजिए, या जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये मुझे रफ करना पड़ेगा। तो अब ये क्या आ गया, b अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगा, तो ये 2 इधर डिवाइड में इक्वल टू के इधर आएगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2c। ये आ गया b का मान। ये b का मान संभाल के रखना। ये b के मान को मैं कहाँ पुट करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या लिखा है, बी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर डिवाइड में 2। अगर सिर्फ b रहता तो 2c लिखता मैं, अगर सिर्फ b रहता तो क्या लिखता मैं, 2c। यहाँ पे b नहीं है, b स्क्वेयर है, तो 2c का स्क्वायर करना पड़ेगा, और डिवाइड में तो 2 है। अब अगली स्टेप में अगर अकेला 2 रहता तो 2 का स्क्वायर करना पड़ता, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर मतलब 2 में 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आता 4। अकेला c रहता तो c स्क्वायर लिखना पड़ता, तो यहाँ पे c स्क्वायर 4c स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो, या 2c मल्टीप्लाई 2c 2 टाइम लिख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइड में तो 2 है, फिर अगले स्टेप में ये 2 4 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, a स्क्वायर की। अब क्या करूंगा मैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आएगा, तो क्या कहाँ पे आ जाएगा, 2 a स्क्वायर के डिवाइड में, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू c। ये आप किसके जैसा बन गया, ये इक्वेशन फर्स्ट जैसा बन गया। तो वापस ये पूरी लाइन लिखना पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो ये मुझे रफ करना पड़ेगा। तो ये 2 डिवाइड में है, तो 2 का काम क्या है, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 का काम ये रहेगा कि 2 स्क्वायर को कर रहा है, 2 a स्क्वायर को कर रहा है, तो 2 a को भी विभाजित करेगा, ये इसका काम है। यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ो, तो देखो इसके पहले इक्वेशन फर्स्ट के नीचे मैंने लिखा था कि 2 b को डिवाइड कर रहा है या विभाजित कर रहा है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 2 a को विभाजित कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि 2 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। इतना समझ में आया होगा, ये इक्वेशन को देख के बिल्कुल आया होगा। तो अब क्या बोल रहा हूं मैं कि जो 2 है वो
ए को विभाजित कर रहा है, 2 बी को विभाजित कर रहा है। और इसके पहले जो मैंने माना था वो यह माना था कि ए और बी सहभाज्य गुणनखंड है। सहभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि ए और बी को केवल एक विभाजित करेगा, एक नंबर जो 1 होता है वही विभाजित करेगा। बट हमने यहाँ देखा कि ए और बी को 2 विभाजित कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। जो हमने माना था, पहले बोला था, तो वो उसका अपोजिट आ गया है। तो ये यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, इतना लिख लीजिए, फिर इससे मुझे रफ करना पड़ेगा। हाँ, पूरा रफ कर रहा हूं मैं। आप इस प्रकार 2 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, जो कि विरोधाभास है। और ये विरोधाभास क्यों आया? क्योंकि हमने गलत, ये विरोधाभास इसलिए आया कि जो हमारी कल्पना थी वो गलत है। यह हमारी कल्पना के कारण हुआ, यह हमारी कल्पना के कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वो गलत आ गया ना, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे ये रफ करना पड़ेगा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का
होता होता है। हमें क्या दर्शाना है? हमें यह दर्शाना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई पॉजिटिव इंटीजर और उसका वर्ग करेंगे। तो किसी पूर्णांक, कोई पूर्णांक हमने ले लिया m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, ये प्रूव करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a bq + r, ये होती है 0 < or r <b, ये होती है। तो यहाँ पे a और b अपने को नहीं पता है, तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा कि माना कि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a और b, और b की वैल्यू कितनी लेना पड़ेगी अपने को? 3, ठीक है ना? 3 पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसकी वैल्यू रखेंगे। तो a रहेगा, b की प्लेस पर रख सकते हैं 3 और q एज इट इज प्लस r। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया था कि जो r रहेगा वो b से छोटा रहेगा। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जहां r बराबर हो सकता है या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। क्योंकि b की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 3 से कम ही रहेगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 कभी भी नहीं होगा, 3 से कम रहेगा, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ये कंडीशंस होती है। तो उसको फुलफिल नहीं करेगा अगर 3 ले लेंगे। तो r की वैल्यू सिर्फ 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। अब यहाँ पे रखते जाओ, तो a बराबर मुझे कितना मिलेगा? a बराबर मिलेगा 3q + 0। पहले मैं 0 रखूंगा, तो ये हो जाएगा r बराबर 3q। फिर अब मैं क्या रखूंगा? r की प्लेस पर रखूंगा 1, तो ये 3q + 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट a बराबर हो जाएगा 3q + 2। यहाँ तक समझ में आया क्या? देखो, सबसे पहले अपन ने क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका लिखी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखी, वो ये होती है। अब हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे और उसका वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने के बाद क्या होगा? किसी पूर्णांक m के लिए जो वर्ग करेंगे, मान लो कोई पूर्णांक m दिया, तो उसका कोई भी ले लो, m मतलब कोई भी पूर्णांक ले सकते पॉजिटिव, तो उसका जब वर्ग करेंगे तो वो क्या आएगा? या तो 3m आएगा या 3m + 1 के रूप का होता है, ये हमें दर्शाना है। तो अब हमें a और b नहीं पता है, तो हमने मान लिया है कि माना कि a और b कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b जो रहेगा, b की वैल्यू हमें पता है क्या है कि b जो रहेगा वो ये b का ही काम कर रहा है ना? तो b 3 रहेगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 3। अब ये a और b यहाँ पे रखा मैंने, a की प्लेस पर तो a ही मैंने लेट किया है, b की प्लेस पर रखा 3 और q + r, जहां r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? b से लेस हो सकती है। तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो अब यहाँ पे मैं रखते जाऊंगा, r बराबर 0 रखूंगा, तो ये ऐसा मिला मुझे। r बराबर 1 रखूंगा तो ऐसा मिलेगा, r बराबर 2 रखूंगा तो ऐसा मिलेगा। अब इनका मैं स्क्वायर करूंगा, क्योंकि हमें तो वर्ग ही बोला है ना, स्क्वायर करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका a², ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। अगली स्टेप में क्या हो जाएगा? ये 3 × 3 और q का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। 3 को 2 टाइम लिखना पड़ेगा ना। फिर इसका भी स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर 3q + 1 का होल स्क्वायर। अगली स्टेप में 3 का स्क्वायर, मतलब 3 × 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लगेगा,
2ab। कौन सा फार्मूला लगा? यहाँ पे लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस फार्मूले से इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो 3 मल्टीप्लाई 3m स्क्वायर, मतलब 3m मल्टीप्लाई 3m, तो 3 2 टाइम आएगा और m भी 2 टाइम आएगा, तो 2 को तो मैंने पावर 2 लिख दिया है, 3 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया है, फिर प्लस 3m का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 3m मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई m, इतना ही रहेगा। फिर आगे अब देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यहाँ से मैं 3 को कॉमन ले लूँगा, समझ में आया? 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा 3m स्क्वायर, फिर प्लस 2m और ये प्लस का 1 तो एज इट इज रहेगा। इन दोनों पक्षों, इन दोनों टर्म्स में से मैंने 3 को कॉमन लिया है, ध्यान से समझना। ये 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ से 3 कॉमन चले गया तो अंदर क्या बचा 3m स्क्वायर, तो 3m स्क्वायर, ये 1 को तो मैंने अलग ही लिखा, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको यहाँ से उठा के मैं लास्ट में लिख दिया है। फिर ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ से 3 तो बाहर चले गया तो 2 आया, यहाँ से क्या आया m। क्लियर? अगली स्टेप में 3, ये पूरे को मैंने m बोला है, m प्लस 1, चाहो तो यहाँ लिख लेना, जहाँ m बराबर है 3m स्क्वायर प्लस 2m। क्लियर है? फिर अगला है आपका a इज इक्वल टू 3m, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, ये सभी जगह q हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हो जाएगा, सॉरी मैंने गलती से m लिख दिया था, अब यहाँ पे आएगा है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। फिर से समझना, इसके पहले का मैं समझा चुका हूँ, यहाँ पे ये वाला मैंने फार्मूला लगा है a प्लस बी पूरे की पावर 2 का, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का काम कौन कर रहा है 3q, तो ये 3q का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का काम 1 कर रहा है, ये इसको सॉल्व किया है, ये सभी आप लोगों को आता होगा। फिर अगला है मेरा a 3q प्लस 2 पूरे की पावर 2। अब यहाँ पे वापस से ये वाला मैं फार्मूला लगाऊंगा, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 3q मल्टीप्लाई 2। अगली स्टेप में हो जाएगा ये
3 2 स्क्वायर, जैसा यहाँ पे मैंने किया था ना ऐसे ही किया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। ये इसको पहले लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अगली स्टेप में इसके आगे का ये मुझे रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर मैंने फार्मूला लगाया, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये फार्मूला लगाया और इसको सॉल्व किया। अभी इसके आगे का ये पूरा मुझे रफ करना पड़ेगा, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा, क्योंकि हमें स्क्वायर निकालना है ना, तो ये दोनों पक्षों का वर्ग किया। तो ये इसकी जगह m इक्वल टू हो जाएगा 3q स्क्वायर। ये 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा, प्लस ये 4 को 3 और 1 में ब्रेक कर दिया। ये 4 को मैंने लिख सकता हूं मैं 3 + 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो इन सभी में से मैं 3 को कॉमन ले लूँगा। तो 3q स्क्वायर प्लस 4q, क्योंकि 4 बचेगा और q बचेगा, प्लस 1 प्लस 3m प्लस 1, जहाँ m इक्वल टू हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर नंबर का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी a स्क्वायर आएगा। तो हर नंबर का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, या तो वो 3m के फॉर्म में आएगा या 3m + 1 के। इस कोई सा भी नंबर ले लो, अगर आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो और उसका स्क्वायर करोगे तो आपको या तो 3m मिलेगा या 3m + 1 के फॉर्म में मिलेगा। ये यहाँ से मैंने आपको बता दिया। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, a और b लेके अपन चले थे और b की वैल्यू मैंने कितनी ली, 3 ली। वो क्यों, क्योंकि हमें प्रूफ ये करना था कि वहाँ पे 3 जो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो या तो हमें 3m मिलेगा या 3m + 1 इस फॉर्म में मिलेगा। तो इसलिए b की वैल्यू मैंने 3 ली और a तो a रहेगा। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a की प्लेस पर a रहेगा, b की प्लेस पर 3, q और r अपनी जगह रहेंगे, वो रख के फिर जो r रहेगा वो b से कम रहता है, 0 से शुरू होता है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो वो सारे लेके ये मैंने सिद्ध किया, मतलब ये सॉल्व करते गया तो लास्ट में मैं ये पहुंच गया हूँ ये स्टेप पे। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करूंगा तो या तो 3m मिलेगा या 3m + 1 मिलेगा।